हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 22 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर बात करें इस अवार्ड की, इस अवार्ड को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है जिसका नाम है आपका वातायन। इस वातायन के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड कवियों, लेखकों एवं कलाकारों को उनके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इस वातायन संस्था का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। अगर बात करें आपका रमेश पोखरियाल निशंक की, ये है उनकी तस्वीर। ये आपका वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये आपका उत्तराखंड के 5वें चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये वर्तमान में उत्तराखंड का एक आपका संसदीय क्षेत्र है या जिला है, उसका नाम है आपका हरिद्वार। हरिद्वार से ये वर्तमान में सांसद हैं। इनको इससे पहले आपका साहित्य भारती पुरस्कार और साहित्य गौरव सम्मान भी दिया जा चुका है। अभी हाल ही में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको एक सम्मान दिया गया, हिमल गौरव सम्मान। यह सम्मान आपका इनको दिया नेपाल की सरकार ने। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी जो इनको पुरस्कार दिया गया है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इनके लेखनी के लिए, इनके कहानी संग्रह के लिए इनको प्रदान किया गया। अगर बात करें इनके पुस्तक की, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है भीड़ साक्षी है, यानी आपका द क्राउड ऑफ विटनेस। ये इनकी किताब है। अगर दूसरे किताब की बात करें तो इनके दूसरे किताब का नाम है स्पर्श गंगा, जिसमें गंगा के बारे में आपका उल्लेख किया गया है। अगर तीसरे किताब की बात करें तो जस्ट अ डिज़ायर, क्या किताब है? जस्ट अ डिज़ायर इनकी आपका तीसरी किताब का नाम है। तो ये सारी किताबों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले आपका जो वर्तमान में हमें ये शिक्षा मंत्री आपका जो है हमारे देश के, इससे पहले ये MHRD भी थे। ध्यान रखिएगा, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई भारत में 2020 में, कौन सी पॉलिसी? नई शिक्षा नीति। तो आपका नई शिक्षा नीति में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था भारत का, MHRD था, जिसकी स्थापना होती है 1985 में। कब होती है? 1985 में जब इसकी स्थापना होती है तो आपका जो भारत का शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया जाता है। और आपका अभी जब 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसके तहत फिर से जो मानव संसाधन मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे आपका, अभी हाल ही में 11 नवंबर को हमने आपका नेशनल एजुकेशन डे मनाया, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया। वो मनाया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के आपका जन्म दिवस पर। अब ध्यान रखिएगा, जो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो आपका दोस्तों ये सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही में आवासन एवं, क्या दोस्तों? हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कितने शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है 243 आपका सिटीज में इसको आपका क्या किया गया? शुरू किया गया है। अब ये जो आपका सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है, इसका आपका उद्देश्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, भारत के अभी भी अधिकतर शहरों में जहां पर आपका सेप्टिक टैंक बने हुए हैं, सीवरेज हैं, वहां पर आपका उन सेप्टिक टैंक में, सीवरेज में डिफरेंट के खतरनाक आपका जो रासायनिक तत्व होते हैं वो आपका बनते हैं। और ध्यान रखिएगा, वहां पर आपका व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, सफाई की जाती है, जो एक हिसाब से अमानवीय कहा जा सकता है। इतने सालों के बाद भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, इस देश का जो आम आदमी है वो आज भी आपका सेप्टिक टैंक के अंदर जाके काम करता है। ये बहुत दुखद कहा जा सकता है इतने सालों के बाद भी। तो दोस्तों एक अच्छी पहल है ये वर्तमान में, और आपका इसका मकसद यही है कि जो सीवरेज और सेप्टिक टैंक में के अंदर जाके जो लोग काम करते हैं, सेप्टिक टैंक के अंदर जाके जो लोग काम करते हैं, और जिससे आपका कभी कभार उनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो आपका इसे
रोकने के लिए ये कहा गया है अब कि इस योजना के तहत सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत क्या किया जाएगा कि सीवरेज टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई आपका मशीनों के द्वारा की जाएगी। अगर बात करें आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री की, इनका नाम है आपका हरदीप पुरी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपने अभी हाल ही में एक आपका रिपोर्ट आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके बारे में सुना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका स्वच्छता रिपोर्ट है भारत में, जिसमें पहला आपका सबसे स्वच्छ शहर का जो खिताब जीता है वो जीता है आपका इंदौर ने। इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर का आपका यानी पहला स्थान मिला है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये जो स्वच्छता आपका सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ही आपका जारी किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और अभी सफाई कर्मचारियों के लिए ही उड़ीसा सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था गरिमा योजना। क्या था? गरिमा योजना। तो इस योजना के तहत भी आपका इसी उद्देश्य को आपका क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इस योजना की भी उड़ीसा सरकार ने क्या की थी, शुरुआत की थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जल जीवन मिशन चर्चा में रहा। इस मिशन की घोषणा कब की गई? इस मिशन की घोषणा की गई दोस्तों 15 अगस्त 2019 को। अब ये जो आपका जल जीवन मिशन है ये आपका क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का जो अर्बन है, भारत में जो रूरल एरियाज है यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। होता क्या है, जब 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो उसी समय आपका इसकी घोषणा होती है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन के, जिसका उद्देश्य होता है 2024 तक। क्या? 2024 तक हर घर जल पहुँचाना। क्या पहुँचाना? हर घर तक आपका जल पहुंचाना, यानी कहने का मतलब हर घर तक नल पहुंचाना। ठीक है ना, यानी पानी का नल पहुंचाना। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करें अभी क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि इसी मिशन के तहत आपका जो यूपी का विंध्याचल वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, यूपी का क्या है, विंध्याचल क्षेत्र है, उसमें जो दो आपका जो है क्षेत्र है मिर्जापुर और सोनभद्र, यहाँ पर आपका इसी योजना के तहत घर घर आपका जल पहुँचाने के लिए विंध्याचल ग्रामीण आपूर्ति पेयजल योजना इसी आपका जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जल जीवन मिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और इसको जो है आपका कब शुरू किया गया। अगर बात करें आपका जल जीवन मिशन की, दोस्तों हुआ क्या, जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया तो आपका 2019 में ही इसके लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम रखा गया जल शक्ति मंत्रालय। और उस जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर बात करें क्या भारत में आपका इसके तहत कोई राज्य 100% आपका घर घर जल वाला हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का जो हर घर जल वाला पहला राज्य है वो है आपका गोवा। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, ठीक है ना, कौन सा? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक यानी ब्राइबेरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स 2020, ये आपका जारी किया गया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका राइट आंसर है भारत का स्थान रहा 77वां। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का जो भ्रष्टाचार आपका इंडेक्स है उसमें 77वां स्थान रहा है पूरे विश्व में। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक होता है, एक संस्था है यूएसए की जिसका नाम है आपका ट्रेस। इस ट्रेस संस्था के द्वारा ही ये आपका रैंकिंग जारी की जाती है। अब इस रैंकिंग को जारी करने का उद्देश्य है जो विश्व में आपका भ्रष्टाचार है, विश्व में जो रिश्वत है उसको कम करना और साथ में उसके लिए आपका मापदंड तैयार करना, मानकों का निर्माण करना। इसी उद्देश्य से आपका जो यूएसए की संस्था है ट्रेस, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक आपका जारी की जाती है जिसमें भारत का स्थान 2022
2022 में 77 हो रहा, जबकि 2019 की हम लोग बात करें तो 2019 में भारत का स्थान रहा था 78वां, यानी भारत आपका एक पायदान आपका थोड़ा बेहतरी पर आया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। अगर विश्व की बात करें तो ये जो इंडेक्स जारी किया गया था वो टोटल 194 कंट्रीज इसमें शामिल किए गए। अगर आपका सबसे कम रिश्वत वाले देश की बात करें तो डेनमार्क, दूसरा रहा नॉर्वे, तीसरा आपका फिनलैंड, चौथा रहा आपका स्वीट्जरलैंड। अगर बात करें सबसे ज़्यादा आपका रिश्वत की तो नॉर्थ कोरिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा इस इंडेक्स के तहत आपका भ्रष्टाचार है, रिश्वत ली जाती है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में, उसके बाद दक्षिणी सूडान में यानी साउथ सूडान में, और उसके बाद आपका वेनेजुएला में। यानी कहने का मतलब सबसे कम आपका रिश्वत डेनमार्क में और सबसे ज़्यादा रिश्वत आपका नॉर्थ कोरिया में। इस सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। रोहिंग्या समुदाय का संबंध किस देश से है जिसके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया? ये है दोस्तों म्यांमार से। म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है यहीं पर आपका रोहिंग्या रहते थे, लेकिन दोस्तों अभी विश्व के अनेक देशों में आपका ये आपका रिफ्यूजीज़ के रूप में रह रहे हैं, और ये आपका सबसे बड़ा मानवीय संकट यूएनओ के द्वारा बताया गया है। क्या है आपका रोहिंग्या की प्रॉब्लम, कैसे होती है शुरू और क्या होता है, पूरी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका ये देखिए, ये है म्यांमार का मैप। आपका ये पूरा का पूरा म्यांमार है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें आपका तो म्यांमार का विश्व में 11वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो लगभग काफ़ी कम जनसंख्या यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये नीचे आपको थाईलैंड, ये लाओस, ये चाइना, ये आपका इंडिया, ये बांग्लादेश, इन देशों से आपका ये क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका जो रेड कलर से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ये है आपका म्यांमार का रखाइन प्रांत। यहीं पर आपका कौन रहा करते थे, जो रोहिंग्या मुस्लिम थे वो रहा करते थे। अब ये जो आपका रोहिंग्या थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, जबकि म्यांमार का अगर डोमिनेंट सोसाइटी की बात करें, यहाँ पर आपका जो ज़्यादा जनसंख्या है उसकी बात करें तो बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं। अब ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत पहले से ही थी। जब ब्रिटिशर्स आपका 1824 में आपका कहाँ पर शासन करते हैं, म्यांमार में शासन करते हैं, तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आपका यहाँ पर लेबर के लिए श्रमिक के रूप में आपका म्यांमार में लेके आते हैं। उसमें आपका एक रोहिंग्याज भी होते हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है, ये रोहिंग्याज आपका यहाँ पर बस जाते हैं। रखाइन प्रांत में जब बसते हैं तो पहले से ही कल्चरल डिस्प्यूट बहुत पहले से होता है। कहने का मतलब जो आपका रखाइन प्रांत में रहने वाले आपका कौन थे, रोहिंग्यास थे, और जो आपका म्यांमार में रहने वाले बुद्धिस्ट थे, इनका जो कल्चरल डिफरेंस था, ठीक है ना, यानी आर्थिक रूप से भी आपका इनमें डिफरेंस था, पारंपरिक रूप से भी डिफरेंस था, धार्मिक रूप से भी, यानी तीनों तरीके से इनकी जो जीवन शैली थी वो बिल्कुल अलग थी। इसलिए बीच बीच में आपका इनके बीच में डिस्प्यूट होता रहता था। फिर होता क्या है, आपका 1937 में म्यांमार को अलग कर देता है भारत से, कौन, ब्रिटिश। ठीक है ना। इससे पहले दोनों आपका यानी कॉलोनी होते हैं किसके, ब्रिटेन के, भारत और म्यांमार। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर होता क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और 4 जनवरी 1948 को कौन आज़ाद हो जाता है, म्यांमार आज़ाद होता है। जब म्यांमार आज़ाद होता है तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका राजतंत्र का शासन चलता है, फिर कुछ समय यहाँ पर आपका डिक्टेटरशिप चलती है, और डिक्टेटरशिप के टाइम पर ही यानी जो तानाशाही शासन यहाँ पर चलता है, एक व्यक्ति का शासन जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो उस समय होता क्या है, 1982 के आपका समय में यहाँ पर नागरिकता अधिनियम पारित किया जाता है। अब इस नागरिकता अधिनियम के तहत जो रोहिंग्यास थे उनको वहाँ पर नागरिकता नहीं दी जाती है। ठीक है ना। क्या किया जाता है, ये जो रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं यहाँ पर इनको नागरिकता नहीं प्रदान की जाती है। तो उस समय भी आपका इनके बीच में डिस्प्यूट चलते रहता है। लेकिन होता क्या है, एक कहानी घटती है आपका 25 अगस्त 2016 की। ये बहुत ही आपका इस तरीके से ये कहें कि आपका जो नरसंहार है वो आपका यहाँ पर किया जाता है, और यहीं से आपका ये जो रोहिंग्याज होते हैं वो आपका शरणार्थी के रूप में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आपका यहाँ पर म्यांमार में
एक साइड बुद्धिस्ट हैं, एक साइड आपका रखाइन प्रांत में कौन रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं। एक घटना होती है, ये जो रोहिंग्या क्षेत्र था यहाँ पर आपका एक संगठन सक्रिय होता है जिसका नाम होता है आपका ARSA यानी अराकान सॉल्वेशन आर्मी, ठीक है ना। क्या नाम होता है, अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी। ये जो आर्मी होती है ये क्या करती है, आपका जो वहाँ की पुलिस होती है, कहाँ की पुलिस, म्यांमार की पुलिस, इस पर अटैक कर देती है, हमला कर देती है, ठीक है ना। जब इनके पुलिसों पर आक्रमण होता है तो इसके प्रतिक्रिया में आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से म्यांमार की आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नरसंहार शुरू कर दिया जाता है रखाइन प्रांत में। यानी कुल मिला के आपका इतना खतरनाक नरसंहार किया जाता है कि यहाँ पूरी की पूरी इंसानियत क्या हो जाती है, शर्मसार हो जाती है। यहाँ लोगों के पाँव काट दिए जाते हैं, उनकी महिलाओं के साथ आपका रेप जैसी घटनाएं होती हैं। तो कुल मिला के एक आपका सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ की जो आर्मी होती है वो आपका क्रूरतम से क्रूरतम व्यवहार रोहिंग्या के साथ करती है और ऐसे में इनके घर जला दिए जाते हैं, इनके किसी फैमिली मेम्बर को मार दिया जाता है, किसी के बच्चों को भी मार दिया जाता है। तो जितने भी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या लोग रहते थे ये आपका ये पड़ोसी देश भारत की ओर, बांग्लादेश की ओर, थाईलैंड की ओर आपका धीरे धीरे क्या होते हैं, यानी यहाँ से भागने लगते हैं। और जब भागने लगते हैं तो यूएन भी इसकी केवल और केवल क्या करता है, आलोचना करता और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बाद ये जो रोहिंग्या होते हैं वो स्टेटलेस हो जाते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। बहुत से स्टार्टिंग में देश आपका इन्हें शरण नहीं रहते हैं। अगर वर्तमान में आपका रोहिंग्या की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि लगभग आपका 10,000 के समथिंग में यहाँ पर रोहिंग्या रहते थे, ठीक है ना, जिसमें आपका लगभग 6,000 के 10 लाख के समथिंग यानी 1 मिलियन आपका यहाँ पर रोहिंग्याज रहा करते थे, कहाँ पर, म्यांमार में, ठीक है ना। तो 6 मिलियन के आसपास इधर उधर हो गए, ठीक है ना। अभी बांग्लादेश में लगभग आपका लगभग 8 लाख के समथिंग में यहाँ पर कौन रहता है, रोहिंग्याज रहते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका थाईलैंड की तो यहाँ पर 5,000 रहते हैं। अगर मलेशिया की बात करें तो 1,50,000, इंडोनेशिया में भी आपका 1,000 के समथिंग संख्या है और आपका 40,000 के आसपास अपने इंडिया में भी रोहिंग्या की संख्या है। पाकिस्तान में भी 3,50,000 के आसपास है, यूएई में भी 10,000 के समथिंग और 20,000 के समथिंग आपका जो है सऊदी अरबिया में भी ये लोग रहते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब ये रखाइन प्रांत में हमला होता है, एक हिसाब से आपका पूरा का पूरा एक नरसंहार होता है या आपका जो है जेनोसाइड होता है, तो होता क्या है, ये डिफरेंट आपका कंट्रीज़ में जाने लगते हैं। तो लास्ट में आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसलिए ज़्यादा संख्या इनकी बढ़ जाती है क्योंकि बांग्लादेश क्या करता है, इनको शरण देता है। तो जिस वजह से दोस्तों ये आपका यहाँ पर चले आते हैं। अब लगातार जो आंग सान सूकी हैं, यूएनओ और डिफरेंट कंट्रीज़ उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे रहते हैं। जो कि ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ा दुख होता है कि बुद्धिज़्म जिसने आपका शांति का संदेश दिया, ठीक है ना, और आपका पूरे विश्व को एक शांति में, भाईचारे में पिरोने की कोशिश की, वही बुद्धिज़्म देश अब इस तरीके से नरसंहार कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा मानवीय संकट है। और साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना क्रूरतम व्यवहार आपका इतिहास में बहुत कम हुआ है जिस तरीके से आपका रोहिंग्याज के साथ हुआ। ये पिक देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से खाने की होड़ में, इस तरीके घरों में रहना और इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को लेकर जिनके पास ना कपड़े हैं, ना आपका खाना है, ना कुछ है, इस तरीके से आपका इनके शिविर बनाए गए हैं जहां इनकी लाइफ आगे क्या होगी, इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, उसका कोई आपका संभावना नहीं है, ना ही कोई उम्मीद है। अब अभी आपका लगातार यूएनए के द्वारा भी और भारत सरकार के द्वारा भी या अन्य कंट्रीज़ को भी इनको एक आपका जो है सांत्वना दी गई आपका रोहिंग्याज को कि भैया चलो इन फ्यूचर में हम आंग सान सूकी से बात करते हैं, म्यांमार सरकार से बात करते हैं और आप जो है फिर आपको यहाँ बसाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो आपका रोहिंग्या
रखाइन प्रांत से यानी म्यांमार से आए हैं। इनका कहना है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अभी देखिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि आपका रोहिंग्या समुदाय का संबंध किस देश से है, जिसके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अब इस प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है इसको हम लोग समझते हैं। पहली बात को ध्यान रखिएगा, यूएन ने ये कहा है कि म्यांमार है वो शक्ति से नरसंहार को रोके। यानी इस समय जो मिलिट्रीज थी उसने भी आपका दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यानी पूरा का पूरा जो रोल रहा वो आपका जो पॉलिटिकल पावर थी उसने जो आपका रेगुलेट किया, आर्मी को किया, और कुल मिला के एक सोची समझी रणनीति के तहत आपका रोहिंग्या जो मुस्लिम्स थे, जो कम्युनिटी थी, उस पर आपका बहुत ज़बरदस्त नरसंहार किया। तो अभी आपका ये कहना है यूएन का कि म्यांमार शक्ति से आपका नरसंहार को रोके। नरसंहार तो हो चुका है ऑलरेडी, तो अब किस तरीके से रोके ये यूएन का कहना है। दूसरा आपका रोहिंग्या को म्यांमार में नागरिकता और मताधिकार का अधिकार मिले। अब यूएन कह तो रहा है लेकिन इस पर कितना एक्ट होगा, इससे पहले भी उन्होंने आंग सान सूकी पर बहुत सवाल उठाए थे, उनको आपका प्रेशर में लेने की कोशिश की थी, लेकिन आपका इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जबकि तीसरा ये कहा गया है कि आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की इसमें प्रशंसा की है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो मानव अधिकार हैं उनको बचाने के लिए एक कहीं ना कहीं मानवता का वहाँ पे क्या दिया, परिचय दिया। अब दोस्तों भारत ने क्या किया, देखिए दोस्तों भारत ने आपका कुछ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम थी भारत की, इस वजह से इनको आने तो नहीं दिया, लेकिन ध्यान रखेगा भारत ने आपका इनकी हेल्प के लिए, रोहिंग्या शरणार्थियों की हेल्प के लिए आपका बांग्लादेश में एक अभियान चलाया। इसको अच्छे से ध्यान रखेगा, ऑपरेशन इंसानियत। कौन सा? ऑपरेशन इंसानियत। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी रोहिंग्या प्रॉब्लम की, और अभी भी वो स्टेटलेस कभी इधर कभी उधर आपका भटक रहे हैं और शिविरों में रह रहे हैं, और कुल मिला के एक आपका वर्तमान में जो नरसंहार किया गया उन पर, वो आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचनीय है और दुखद है पूरे विश्व के लिए। और जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका तो वहाँ पर उल्लंघन तो होता ही है, फिर भी विश्व आपका जो है वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों बीजापुर छत्तीसगढ़ में। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आयुष्मान योजना के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इस आयुष्मान योजना को आपका दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और उसका नाम है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, आरोग्य योजना, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए दोस्तों होता क्या है, इसको आपका यानी लागू किया जाता है पूरे भारत में 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर छत्तीसगढ़ में। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो आपका आयुष्मान भारत योजना है इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। क्या है? 2 पार्ट्स हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक पार्ट तो है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी इसके तहत आपका 2022 तक भारत में एक टारगेट था कि लगभग आपका आरोग्य केंद्र 1.5 लाख के आसपास क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। कितने आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे? आपका 1.5 लाख के समथिंग। अब ध्यान रखिएगा इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर छत्तीसगढ़ से, जो आपका पहला भाग है इसका, ठीक है ना। और इसके तहत अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये घोषणा कर रही है कि हमने लगभग 50,000 जो वेलनेस सेंटर हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, यानी आरोग्य केंद्र हैं, उनको क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है, ठीक है ना। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग था इसमें स्वास्थ्य बीमा का। पहला तो आरोग्य केंद्र का, दूसरा क्या था, हेल्थ बीमा यानी स्वास्थ्य बीमा का। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर हेल्थ बीमा की बात करें तो इसको जो शुरू किया गया वो किया गया 23 सितंबर 2018 को। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और ये किया गया रांची झारखंड से। अब इसका क्या लक्ष्य था कि 5 लाख आपका जो बीमा प्रति परिवार दिया जाएगा। कितना? 5 लाख जो रुपया है वो आपका प्रति परिवार दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और दूसरा आपका ये जो आयुष्मान यानी
स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, इसके तहत आपका 5 लाख जो है प्रति परिवार और साथ में आपका 10 करोड़ परिवारों तक इसको पहुंचाया जाएगा। यानी आपका स्वास्थ्य बीमा का आपका जो लाभ पहुंचाया जाएगा वो 10 करोड़ फैमिली तक। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, 5 लाख प्रति परिवार और 10 करोड़ परिवारों तक। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, 50 करोड़ व्यक्तियों तक आपका ये जो स्वास्थ्य बीमा है उसको आपका अप्रोच किया जाएगा, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये आपका स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य है। तो दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, फैक्चुअल चीज़ है, जो पहला बीमा प्रदान किया गया था एक लड़की थी जिसका नाम था करिश्मा, ठीक है ना। और इस करिश्मा को आयुष्मान बेबी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका यहाँ की राजधानी है नया रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और प्रमुख नेशनल पार्क है इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। तो ये सारी की सारी जानकारी थी। आपका आयुष्मान हेल्थ एंड जो वेलनेस सेंटर है उसकी स्थापना की गई है और वो की गई है बीजापुर छत्तीसगढ़ में। और हमने जाना कि जो आयुष्मान योजना है वो आपका 2 भागों में क्या की गई, रिलीज की गई। तो ध्यान रखिएगा, एक तो था आरोग्य केंद्र यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करना और दूसरा था आपका क्या जीवन बीमा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस किताब की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर। शशि थरूर एक्चुअली में कांग्रेस के एक नेता है और साथ में ही एक आपका जो है फेमस राइटर भी हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें आपका जो है शशि थरूर की, तो इनकी एक पुस्तक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या था उसका नाम, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किताब आपका दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी किताब के लिए अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये शशि थरूर को आपका मिला था 2019 में। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में चर्चित ए प्रोमिस्ड लैंड, जो राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक है वह किसकी पुस्तक है, वो है दोस्तों बराक ओबामा की। अभी आपका 17 नवंबर को बराक ओबामा ने आपका इसको क्या की है, रिलीज की है, ये प्रोमिस्ड लैंड। और डोनाल्ड ट्रंप से पहले ये आपका 2 बार लगातार अमेरिका के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। जबकि अभी बात करें तो 20 जनवरी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होंगे, जो बाइडेन, जिन्होंने किसको हरा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये था दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस। फिर मिलते हैं नई तरी ताज़ा करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।